श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य संजीवनी के ताजा अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। आज हम आप लेकर आए हैं एक खास विषय, कोविड एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। डॉक्टर के.एस. आनंद, जो कि विभागीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर RML अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में, आपसे बातचीत कर रही हैं नेहा कक्कड़। आइए सुनते हैं ये बातचीत। डॉक्टर के.एस. आनंद, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर आनंद, कोविड से कौन कौन सी आम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं? ये कोविड एक वायरस है जो कि बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। जो सामान्य प्रॉब्लम्स हैं उसमें है सिर दर्द और बॉडी एक और मसल पेन, और ये प्रमुख दिक्कतें आती हैं। पर जब जैसे कोविड ज्यादा प्रभाव करता है शरीर को, तो ज्यादा और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, कोविड-19 से जुड़े हुए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को कैसे समझा जाए? देखिए, कोविड जो वायरस है ये RNA वायरस है, और ये प्राइमरीली जो अफेक्ट करता है लंग्स को अफेक्ट करता है। कभी कभी क्योंकि ये वायरस की एंट्री जो है ये हमारे नॉस्ट्रिल से है, तो ये कभी कभी डायरेक्ट ब्रेन में भी चले जा सकता है जी। तो उससे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको हम इमीडिएट एक्यूट कहते हैं। फिर थोड़े देर के बाद या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होती है। जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है सबसे कॉमन है हेडेक, सिर दर्द होना। दूसरा है सूंघने की शक्ति कम होना या स्वाद कम हो जाना, और बॉडी एक। ये एक्यूट फेज में बहुत कॉमन है। और जैसे जैसे वायरस बॉडी में एंटर करता है तो उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिसमें कि खूब सारे, हम कहते हैं कि साइटोकाइन्स कहते हैं इसको, जो कि सारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। एक साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है जिसको कि हम सर्स भी कहते हैं, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिससे सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्या फेंट होने जैसी भी नौबत आती है? फेंट भी हो सकते हैं। मैं बता रहा जैसे कि एनकेफेलोपैथी है, जिसमें कि सिर दर्द होना, उल्टी आना और होश का खोना, फेंटनेस हो जाना और दौरे भी आ सकते। तो ये जो एनकेफेलोपैथी है, कोविड रिलेटेड एनकेफेलोपैथी है, इसमें हो सकता है। और छोटे बच्चों में एनकेफेलाइटिस लाइक पिक्चर, जैसे कि बाकी वायरस करते हैं वैसे कोविड वायरस भी कर सकता है, जिसमें हेडेक, वोमिटिंग, सीजर्स और अल्टर्ड सेंसोरियम, मतलब होश का खोना हो सकता है। तो ये एक्यूट फेज में ये सब चीजें होती हैं। और ये हमें ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड दोनों में ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। पोस्ट कोविड में खास करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जैसे कि नींद नहीं आना, डिप्रेशन का होना या पैनिक अटैक्स, डर लगता है। जिसको कोविड हो चुका है तो व्यक्ति इतना घबरा जाता है, उसको पैनिक अटैक होते हैं, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है, और उसके साथ साथ कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्रॉनिक डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है, जिसमें हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम कोविड-19 के न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को कारण समझे तो किस स्तर तक ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो कोविड-19 से जो कॉम्प्लिकेशन है वो बच्चों में इतनी कॉमन नहीं है। ये ज्यादातर एल्डरलीज में कॉमन है, जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या किडनी डिजीज है या लंग डिजीज है, तो उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि अगर ये सीधा ब्रेन पर इफेक्ट हो तो क्या ब्रेन स्ट्रोक तक के चांसेस बन जाते हैं उस स्थिति में? देखो, हम नर्वस सिस्टम को ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल। जैसे आप बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलाइटिस बच्चों में और स्ट्रोक बड़ों में तो बहुत कॉमन है। अगर हम दोनों को देखें, क्या ये सभी उम्र के लिए इसके सिम्टम्स सामान्य रहते हैं या अलग अलग उम्र में अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? देखो, जो बच्चों में है सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, जिसमें कि एनोस्मिया, जैसे कि सूंघने की शक्ति कम होना और थोड़ा हेडेक और जनरल सिम्टम होते हैं, उनमें इतने ज्यादा नहीं होते। तो सीवियर इन्फेक्शन होती है, उसमें हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। माइल्ड सिम्टम्स में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, फीवर का ट्रीटमेंट कर दिया, हेडेक का ट्रीटमेंट कर दिया। जब स्थिति बहुत गंभीर होती है उसमें हमें एंटीवायरल्स यूज करने पड़ते हैं, स्टीरॉयड्स यूज करने पड़ते हैं सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों में ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और तीसरा, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बात कर रहे थे, जिसमें कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद एक पोस्ट कोविड न्यूरोपैथी, जिसको हम GB सिंड्रोम कहते हैं, वो दूसरे वायरस से भी होती है और कोविड के साथ भी देखा गया। कोविड के ठीक होने के 4 से 6 हफ्ते बाद व्यक्ति को हाथों में झुंझुनाहट हो जाती है और हाथों कमजोरी आ जाती है। तो जैसे कहते हैं चारों हाथ पैर जो है वीक हो जाते हैं। तो कभी कभी इतनी नौबत आ जाती है कि वेंटिलेशन की जरूरत पड़ जाती है, जिसको GB सिंड्रोम कहते हैं। वो स्थिति काफी गंभीर होती है। तो उस स्थिति में हम और दवाइयां हैं स्टीरॉयड के अलावा, वो हम यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और अगर हम बच्चों की बात करें तो जो पोस्ट कोविड सिचुएशन
सिचुएशन है उसमें बच्चों पर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा? बच्चों पे ज्यादातर एनकेफेलाइटिस जैसे वायरस का डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करना, और उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसमें जैसे कोई भी ब्रेन फीवर की तरह पिक्चर होती है वैसा ही होता है, जिसमें कि बहुत हेडेक्स होंगी, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी और बहुत सारे दौरे आ सकते हैं, एपिलेप्सी टाइप के दौरे आ सकते हैं। तो वो एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। क्या बच्चे को ये जो कंडीशंस हैं ये लॉन्ग टर्म तक बच्चों को फेस करनी पड़ेगी? देखो, एक बार ब्रेन इफेक्ट हो जाता है उसके बाद थोड़ा बहुत डिसेबिलिटीज रह जाती हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, बाद में बच्चे को दौरे आ सकते हैं जो कि लंबा इलाज होता है, और साथ में हाथ पैर में कमजोरी भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, जो लोग कोविड से अभी सुरक्षित हैं वो भविष्य में कैसे अपनी देखभाल कर सकते हैं? देखिए, कोविड का जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो कोविड रिलेटेड बिहेवियर है उसको चेंज करना है। जैसे हम सब बात करते हैं, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, थोड़ा सोशली आइसोलेट करना है, मतलब डिस्टेंसिंग करनी है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन एक तरीका है जिससे कि हम मास इम्यूनिटी ला सकते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन, यही 2 तरीके हैं जिससे हम कोविड से कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन जैसा कि आपने अभी बताया, क्या ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सुरक्षा हमारी कर रहा है और ये आगे के लिए भी कितना कारगर साबित रहेगा? तो वैक्सीनेशन बिल्कुल कर रहा है। वैक्सीनेशन कोविड जो बीमारी है उससे बचाव कर रहा है। यदि उसके बाद भी कोविड हो सकता है पर बहुत माइल्ड कोविड होता है, तो यदि कोविड ही नहीं होगा तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। तो वैक्सीन तो कोविड को भी रोक रहा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन दोनों को रोक रहा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वैक्सीन से कभी कभी बहुत ही कम 3% या लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, जीबी सिंड्रोम जैसे बीमारी है जो लेट कॉम्प्लिकेशन है, वो उस तरह वैक्सीन के बाद भी देखी गई। तो इट्स वेरी रेयर। इसको हम ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि लेट कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। लेट ज्यादा डेंजरस रहेगा या अर्ली ज्यादा डेंजरस रहेगा? अर्ली ज्यादा डेंजर है, क्योंकि उसमें वायरस जो है बहुत ही सारी बॉडी में फैल जाता है और उसमें ज्यादा इफेक्ट होता है। लेट में एक ही कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं जीबी सिंड्रोम, जिसमें कि हाथों पैरों में कमजोरी आ जाती है और कभी कभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आ जाती है। तो वो एक माइल्ड है, वो मैनेजेबल है। और जो एक्यूट में, जिसमें ब्रेन में सारा वायरस का प्रभाव होता है, एंसेफेलाइटिस होती है और स्ट्रोक लाइक पिक्चर होती है या वीनस स्ट्रोक होते हैं, तो वो ज्यादा घातक है। एक लोगों में मिथ बहुत रहता है कि ऑक्सीजन उसका कब यूज करना है, कब लेनी है ऑक्सीजन, तो थोड़ा सा उसके विषय में भी आप अगर जानकारी दें श्रोताओं जब को। एक्यूट कोविड होता है उसमें यदि व्यक्ति एक्सपोज हुआ है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन तक। यदि उसको आज इन्फेक्शन हुई तो हो सकता है उसको 7 से 14 दिन में उसको सिम्टम आए, जिसमें कि बुखार और ये एनोस्मिया, जिसमें सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, टेस्ट कम हो जाता है। तो साथ साथ में कभी कभी लंग्स में इफेक्ट हो जाती है, जिसको हम न्यूमोनिया कहते हैं, कोविड न्यूमोनिया। तो कोविड न्यूमोनिया की शुरुआत होती है, उसमें कभी कभी ऑक्सीजन जो मात्रा कम हो जाती है। यदि बहुत ही कम हो जाए, लेस देन 94%, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हमें कोविड से सुरक्षा मिले। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि कब स्थिति सामान्य से असामान्य की तरफ होती है और कब उन्हें डॉक्टर्स की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, जब व्यक्ति को देखो, या तो सिर दर्द कंटिन्यूस चल रहा है और दूसरा साथ साथ में उल्टियां हो रही हैं या बेहोशी के दौरे आ रहे हैं और उसके साथ साथ सेंसोरियम जो अल्टर हो रहा है, यदि उसको कभी हाथों पर झुनझुनाहट हो, हाथों पर कमजोरी आए, तो ऐसी स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम को कोविड वायरस अफेक्ट कर रहा है। तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर पर जाना चाहिए और एडमिट करके इलाज कराना चाहिए। जी डॉक्टर आनंद, आपका पुनः आभार श्रोताओं तक कोविड-19 और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए, जो निश्चित ही हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करेगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे यानी नेहा कक्कड़ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अभी आपने ये भेंटवार्ता सुनी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर के.एस. आनंद, विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, डॉक्टर RML अस्पताल। आपसे भेंट कर रही थी नेहा कक्कड़। श्रोताओं, आप ये जानते होंगे कि अक्टूबर माह को कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। महिलाओं में बढ़ते हुए कैंसर केसेस को ध्यान में रखते हुए हमने बात करी एक ऑन्कोलॉजिस्ट से। आइए उनसे जानते हैं
उन्होंने क्या बताया हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कैसे इससे सतर्क रहें और कैसे इसका इलाज कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी चौहान, कैंसर सर्जन, द ऑन्कोलॉजी सेंटर CK बिरला हॉस्पिटल, गुड़गांव से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है महिलाओं में सामान्यतः पाए जाने वाले कैंसर। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट यानी स्तन का कैंसर। प्रत्येक वर्ष भारत में करीबन 1.5 लाख से ज्यादा नए रोगी ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होते हैं और लगभग 70 से 80 हजार रोगी बहुत एडवांस स्टेज या देर से बीमारी का पता चलने के कारण इससे बच नहीं पाते। इसी वजह से हर साल अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिससे इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका यदि हम अर्ली स्टेज यानी पहले या दूसरी स्टेज में पता लगा सकें तो इसका पूर्णतः इलाज कर पाना संभव है। ऐसा करने के लिए सभी महिलाओं को साल में एक बार ब्रेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का अनुरोध किया जाता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मैमोग्राफी, जो कि एक तरह से ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, और साथ ही क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी डॉक्टर द्वारा ब्रेस्ट की जांच कराना चाहिए। 40 से कम उम्र की महिलाओं को डॉक्टर की जांच के साथ ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करानी चाहिए। इसके अलावा हर उम्र की सभी महिलाओं को खुद से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की गांठ या ब्रेस्ट की स्किन में सूजन या लालपना होना या फिर निप्पल से कोई पानी या खून का डिस्चार्ज होना, बगल में किसी प्रकार की गांठ का होना, ऐसे लक्षणों का पता चल सकता है। इस प्रकार के कोई भी लक्षण पाए जाने पर तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श कराना चाहिए। आम तौर पर ऐसा हो सकता है कि ये गांठ या गठान या गिल्टी नॉन कैंसरस या सामान्य गांठ हो। ब्रेस्ट में होने वाली गांठ के लिए डॉक्टर आपको बायोप्सी कराने की सलाह दे सकते हैं। इसमें एक छोटी सी निडल द्वारा इस गांठ से टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, जिससे ये पता कर सकते हैं कि ये गांठ कैंसर की या सामान्य गांठ है। ऐसी परिस्थिति में बायोप्सी कराने से संकोच न करें, क्योंकि बायोप्सी ही कैंसर का कंफर्म डायग्नोसिस बता सकती है। मैं आपको विशेष तौर पे ये बताना चाहूंगी कि अब कैंसर की गांठ के साथ साथ पूरा ब्रेस्ट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। आधुनिक तकनीकों से हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें केवल ब्रेस्ट की गांठ निकाली जाती है और ब्रेस्ट बचाया जा सकता है। कई बार बड़ी गांठ या डिफिकल्ट गांठ होने के बाद भी ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है। इस सर्जरी को हम ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी कहते हैं। इस सर्जरी में गांठ को निकाल दिया जाता है कैंसर की, साथ ही ब्रेस्ट को बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की कई तकनीक यूज की जाती है, जिससे ब्रेस्ट को दोबारा बनाया जा सकता है। ऐसी सर्जरीज के बाद में कैंसर दोबारा लौट के नहीं आए, इसलिए हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। कई बार मरीजों को इसकी शंका होती है कि इस प्रकार की सर्जरी करने के बाद कैंसर के दोबारा ब्रेस्ट में आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कैंसर के वापस आने की संभावना इतनी ही है जितनी पूरा ब्रेस्ट निकालने के बाद होती है। आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज 6 से 8 महीने तक चलता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कई बार कैंसर ज्यादा फैला होने की वजह से या गांठ ज्यादा बड़ी होने की वजह से पहले कीमोथेरेपी देकर कैंसर की गांठ को छोटा किया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन करके उसे निकाला जाता है। हार्मोनल थेरेपी में कैंसर के अगेंस्ट कुछ टैबलेट्स होती हैं, जिनको 5 से 7 या 10 साल तक लिया जा सकता है। सिकाई यानी रेडिएशन थेरेपी का इलाज सामान्यतः 4 से 5 हफ्तों तक चलता है और आधुनिक मशीनों के होने की वजह से बहुत ही बारीकी से इसका इलाज कर पाना अब संभव है। अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें, समय समय पर मैमोग्राफी या ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कराते रहें और किसी भी प्रकार की ब्रेस्ट में गांठ या तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि अब इसका पूर्णतः इलाज और बहुत अच्छा इलाज संभव है।
नमस्कार। इसी के साथ स्वास्थ्य संजीवनी का ये अंक समाप्त होता है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।